आज की इस गहरी छानबीन में हम रोमन हिस्ट्री की सबसे पावरफुल और सबसे कंट्रोवर्शियल औरतों में से एक के बारे में बात करेंगे, लिविया ड्रुसिला। एक सच में हैरान करने वाली फिगर। बिल्कुल, सिर्फ हिस्ट्री को रीकैप करना नहीं है, हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक औरत ने पर्दे के पीछे रहकर पूरे रोमन एम्पायर को शेप किया, और वो भी एक ऐसी सोसाइटी में जहां औरतों का पॉलिटिक्स में आना लगभग नामुमकिन माना जाता था। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, सोचने वाली बात है कि 35 बीसी में कोई औरत अपना खुद का एक ग्लोबल बिजनेस एम्पायर चला रही हो, अपने हस्बैंड को, जो कि पहला रोमन एम्परर था, उसको पॉलिटिकल एडवाइस दे रही हो, और जिस पर सीरियल किलर होने के कई डार्क र्यूमर्स भी थे। सही कहा। क्या वो एक मास्टर पॉलिटिशियन थी या सिर्फ मेल हिस्टोरियंस के प्रोपेगेंडा का शिकार हुई? यही समझना है आज। असल में रोम की उस दौर की सोसाइटी पूरी तरह से पैटरफैमिलियस कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, जिसका बेसिक मतलब ये था कि एक मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड के पास अपने परिवार पर एब्सोल्यूट पावर होती थी, यहाँ तक कि लाइफ और डेथ की पावर। तो ऐसे रिजिड माहौल में लिविया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस रखना सच में फैसिनेटिंग है। तो चलिए इस सोप ओपेरा जैसी स्टोरी की शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। लिविया का जन्म 59 बीसी में हुआ था और उनकी पहली शादी उनके ही एक कजिन से हुई थी, टाइबेरियस क्लॉडियस नीरो। सबसे मजे की बात यह है कि उनका ये पहला हस्बैंड ऑक्टेवियन का दुश्मन था। वही ऑक्टेवियन जो बाद में एम्परर ऑगस्टस बना। एग्जैक्टली, और उसके खिलाफ लड़ा भी था। इन्हें इटली से भागना पड़ा था अपनी जान बचाकर। ये उनकी अर्ली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को दिखाता है। रोमन पॉलिटिक्स में वीक होने का मतलब था सीधे मौत। पर जब शांति हुई और लिविया वापस रोम आई तो एक अजीब ही ट्विस्ट आता है। ऑक्टेवियन उन्हें देखते ही प्यार में पड़ गया। और उस वक्त की सिचुएशन देखिए, ऑक्टेवियन की वाइफ स्क्रिबोनिया प्रेग्नेंट थी और लिविया खुद 6 महीने से प्रेग्नेंट थी। मतलब ये किसी मूवी के प्लॉट से कम नहीं है। ऑक्टेवियन ने अपनी वाइफ को ठीक उसी दिन डिवोर्स दे दिया जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया, और लिविया ने भी अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया। और लिविया की शादी में उनका कन्यादान यानी उन्हें गिव करने की रस्म किसी और ने नहीं बल्कि उनके उसी पहले हस्बैंड ने ही की। रोमन सोसाइटी वैसे तो ट्रेडिशंस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी, पर ऑक्टेवियन की पावर के आगे सब रूल्स साइड में रख दिए गए। शादी के दिन की एक और अजीब बात है, एक शगुन या ओमन हुआ वहाँ। एक ईगल ने उड़ते हुए लिविया की गोद में एक व्हाइट मुर्गी गिराई। हाँ, एक हैन जिसके मुंह में एक लॉरेल की डाली थी। इसे उस वक्त फर्टिलिटी और गुड लक का साइन माना गया। लोग ओमेन्स को बहुत सीरियसली लेते थे। पर आयरनी ये थी कि ऑगस्टस और लिविया की 51 साल की शादी में उनका कोई बच्चा सर्वाइव नहीं किया, सिर्फ एक स्टिल बर्थ हुआ था। 51 साल की शादी उस वक्त के हिसाब से एक रिकॉर्ड जैसा ही था। पर अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। ऑक्टेवियन मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग जरूर था, पर वो एक अपस्टार्ट था। उसके लिए क्लॉडी फैमिली का पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत जरूरी था। ये पॉलिटिकल सर्वाइवल का एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि क्लॉडी रोम की सबसे पुरानी और रिस्पेक्टेड फैमिलीज में से एक थी, राइट? सही कहा। इस अलायंस ने ऑक्टेवियन को लेजिटिमेसी दी और लिविया को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन और पावर। एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन। अब यहाँ पर आकर बात रियली इंटरेस्टिंग हो जाती है, उनकी पावर और पब्लिक इमेज का कॉन्ट्रास्ट। लिविया पब्लिक के सामने एक आइडियल संस्कारी रोमन पत्नी की इमेज बनाकर रखती थी, जिसे मेट्रोना कहते थे। वो हमेशा सिंपल कपड़े पहनती थी, कोई एक्स्ट्रा ज्वेलरी नहीं। यहाँ तक कि मैंने सोर्स में पढ़ा कि वो ऑगस्टस के कपड़े खुद अपने हाथों से बनाती थी। ये आज के उन बिलियनर्स जैसा लगता है जो पब्लिक में हमेशा एक प्लेन टी शर्ट पहनते हैं। एग्जैक्टली, ताकि वो ग्राउंडेड लगे। ये एक केयरफुली क्राफ्टेड पीआर मशीनरी थी। लिविया पब्लिक स्टेज पर पिएटास और कॉन्कॉर्डिया जैसे फेमिनिन वर्च्यूज परफॉर्म कर रही थी, पर रियलिटी इससे बिल्कुल अलग थी। 35 बीसी में ऑगस्टस ने लिविया को अपनी खुद की फाइनेंसेस मैनेज करने की पावर दी, जो जमाने में अनहर्ड ऑफ था। उन्हें लीगली प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंटली मैनेज करने का राइट मिल गया था, बिना किसी मेल गार्डियन के। और उन्होंने इस पावर का जो इस्तेमाल किया वो उन्हें एक बिजनेस टाइकून बनाता है। गॉल में उनकी कॉपर माइंस थी, जुडिया में खजूर के बाग थे, और सबसे स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था उनका इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट, पपायरस के दलदल, पपायरस मार्शेस, जिससे पेपर बनता था। बिल्कुल, रोमन एम्पायर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रिटन कम्युनिकेशन पर चलता था। अगर पपायरस की सप्लाई आपके पास है तो प्रैक्टिकली एम्पायर की बैकबोन आपके कंट्रोल में है। ये तो बहुत ही सॉलिड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी, और उनका अपने क्लाइंट सर्कल भी था,
जिसके थ्रू वो लोगों को पावर में पुश करती थी। यहाँ पर जो बात सबसे फैसिनेटिंग है वो ये है कि ऑगस्टस उनकी एडवाइस को कितनी वैल्यू देता था। एंशिएंट सोर्सेज बताते हैं कि वो बाकायदा एक लिस्ट बनाता था। एक रिटन लिस्ट? हाँ, कि लिविया से किन टॉपिक्स पर डिस्कस करना है और उनके आंसर्स को नोट करता था ताकि उन्हें स्टेट पॉलिसी में इम्प्लीमेंट कर सके। जैसे मेल डोमिनेटेड गवर्नेंस में एक औरत का इस लेवल की इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी होल्ड करना सच में हैरान करता है। पर अब आते हैं उस पार्ट पर जहां लिविया की इमेज थोड़ी डार्क हो जाती है। र्यूमर्स का दौर। एग्जैक्टली। अपने बेटों टाइबेरियस और ड्रूसिस को पावर में लाने के लिए क्या उसने सब कुछ क्रॉस कर दिया? अगस्टस के आसपास के जितने भी एयर्स थे उनकी अचानक डेथ्स का ब्लेम लिविया पे लगाया गया। जैसे मर्सेलस और अग्रिप्पा पोस्टमस, इन सब की मिस्टीरियस डेथ्स या एग्जाइल ने लोगों को एक स्केपगोट ढूंढने पर मजबूर कर दिया। और सबसे क्रेजी र्यूमर तो ये था कि उसने अपने हस्बैंड ऑगस्टस को भी जहर देकर मारा। ऑगस्टस को अपने गार्डन के फ्रेश फिग्स खाना पसंद था। और र्यूमर फैला कि लिविया ने पेड़ पर लगे अंजीरों पर ही जहर लगा दिया था ताकि किसी को शक ना हो और ऑगस्टस खुद फ्रूट तोड़कर खा ले। ये एक सीरियल किलर मास्टर प्लान जैसा लगता है, पर क्या सच में वो एक पॉइजनर थी? मॉडर्न हिस्टोरियंस इस फिग वाली स्टोरी को बिल्कुल अनलाइकली मानते हैं। ऑगस्टस की डेथ नेचुरल कॉजेस से हुई थी। तो फिर ऐसे र्यूमर्स आए कहां से? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेस करता है। टैसिटस जैसे हिस्टोरियंस ने एक इंडिपेंडेंट स्मार्ट औरत को सोसाइटी के लिए एक कैटास्ट्रोफी की तरह पोर्ट्रे किया, क्योंकि उस वक्त की पेट्रियार्कल सोसाइटी में ऐसी स्ट्रॉन्ग औरत को बर्दाश्त करना आसान नहीं था। वो उनके वर्ल्ड व्यू के खिलाफ था। सही मायने में एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड को एक्नॉलेज करने के बजाय उन्होंने उसे एक स्कीमिंग पॉइजनर का टैग दे दिया। ये हिस्टोरिकल बायस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। खैर, AD 14 में ऑगस्टस की सच में डेथ हो गई और उसने अपनी विल में 13 करोड़ प्रॉपर्टी लिविया को दी। उसने लिविया को जूलियन फैमिली में अडॉप्ट भी कर लिया, जिससे वो जूलिया ऑगस्टा बन गई। ये एक नए लेवल की अथॉरिटी थी। और लिविया का बेटा टाइबेरियस नया एम्परर बन गया। लेकिन यहाँ से एक नया ड्रामा शुरू होता है, एक टॉक्सिक मदर सन रिलेशनशिप। टाइबेरियस को अपनी माँ का पावर में इंटरफेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं था। टाइबेरियस एक हार्डन्ड मिलिट्री जनरल था, पर लिविया उसे हमेशा ये फील करवाती थी कि वो जो कुछ भी है उसी की वजह से है। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब सेनेट ने लिविया को मातेर पेट्रिया यानी मदर ऑफ द फादरलैंड का टाइटल देना चाहा, तो टाइबेरियस ने उसको वीटो कर दिया, रोक दिया। ये दोनों के बीच बढ़ते टेंशन का क्लियर इंडिकेशन था। उसने तो रोम ही छोड़ दिया और कैप्री आइलैंड चला गया। एक बड़ा रीजन यही बताया जाता है कि वो अपनी माँ को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये हिस्ट्री की सबसे ट्रैजिक मदर सन पावर स्ट्रगल्स में से एक है। और द एंड भी उतना ही बिटर था। जब लिविया की 87 साल की एज में डेथ हुई तो टाइबेरियस अपने काम का बहाना बनाकर फ्यूनरल में भी नहीं आया। उसने स्पीच देने के लिए कैलिग्युला को भेज दिया। सोर्स में एक डिटेल है कि लिविया की बॉडी कई दिनों तक रखी रही जब तक कि खराब ना होने लगी। टाइबेरियस ने उनकी विल भी कैंसिल कर दी। ये उस औरत के खिलाफ एक पेटी रिवेंज था जिसने उसकी पूरी लाइफ को ऑर्केस्ट्रेट किया था। वैसे एक फन फैक्ट भी है यहाँ, लिविया 87 साल तक कैसे जिंदा रही। एंशिएंट राइटर प्लिनी के अकॉर्डिंग उनका सीक्रेट उनकी फेवरेट वाइन विनम पुजीनम थी, जो आज का प्रोसेको है। हाँ, वो इसे अपनी लॉन्ग लाइफ का अमृत मानती थी। ये ऐसी छोटी डिटेल्स हिस्ट्री को थोड़ा ह्यूमनाइज करती हैं। बिल्कुल। लिविया की स्टोरी ये दिखाती है कि कैसे कोई भी इंसान अपने शार्प इंटेलेक्ट और रिसोर्सेज का यूज करके हिस्ट्री का कोर्स बदल सकता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इस गहरी छानबीन को रैप अप करते हुए ये समझ आता है कि लिविया ड्रूसिला हुई रोम की पहली एम्प्रेस के तौर पर एक कमाल की मिसाल कायम की, जहां पीटर्स और कनकॉर्डिया के पब्लिक डिस्प्ले के पीछे एक शानदार पॉलिटिकल माइंड छिपा था। ये आज के इंफॉर्मेशन एज के लिए भी सीखने वाली बात है कि पब्लिक इमेज और रियल पावर के बीच का डिफरेंस कितना गहरा हो सकता है। और इससे हमें हिस्टोरिकल बायसेस पहचानने का तरीका भी सीखने को मिलता है। उन्हें एक डिवोटेड वाइफ और एक ओवरबेयरिंग स्टेप मदर दोनों रूप में याद किया जाता है। ये दोनों उस कॉम्प्लेक्स रियलिटी का हिस्सा हैं। एक आखिरी सवाल पर इस छानबीन को रोकेंगे जिस पर आगे अकेले और सोचा जा सकता है। AD 42 में एम्परर क्लॉडियस ने लिविया को डेइफाई कर दिया था, देवी का दर्जा दे दिया था। लेकिन याद रहे कि लिविया अपने दोनों बेटों के जरिए आने वाले लगभग सभी जूलियो क्लॉडियन एम्परर्स की डायरेक्ट एंसेस्टर थीं।
और इस फैमिली ट्री में कैलिग्युला और नीरो जैसे नोटोरियसली क्रेजी और खतरनाक एम्परर्स आए हैं। तो क्या लिविया की उस लिमिटलेस एम्बिशन ने रोम को सिर्फ स्ट्रेंथ दी, या फिर आने वाली पीढ़ियों में जो एक डायनास्टिकल पागलपन देखा गया उसकी नींव भी वहीं से रखी गई थी? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो सच में हिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग बनाती है। बिल्कुल, और यही वो सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।